बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं डेवलपमेंट लेंथ को डिस्कस करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीछे जो हमारी डिस्कशन हुई है बॉन्ड स्ट्रेस के ऊपर और फिर सोर्सेज ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ बॉन्ड ट्रांसफर के ऊपर, उसका पर्पस ये था कि आप डेवलपमेंट लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, यानी डेवलपमेंट लेंथ क्या चीज़ होती है और ये कैसे हमने इंश्योर करनी होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ से पहले मैं ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमने बॉन्ड स्ट्रेस का टॉपिक डिस्कस किया, आपने देखा कि एक एक्चुअल बीम में, अगर मैं आपको वो दिखा सकूं जो हमने पीछे डिस्कस किया, एक एक्चुअल बीम में जो बॉन्ड स्ट्रेस की वेरिएशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स वेरिएशन होती है और उसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं। ये जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यानी ये जो हमने थ्योरी अभी तक डिस्कस की उस थ्योरी के अंदर इससे पहले यानी जो इक्वेशंस डिस्कस की थी, ये इक्वेशंस आपको ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करके दे सकती, यानी इन इक्वेशंस की बेस पे ये डायग्राम नहीं ड्रॉ हुई। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड ग्राफ है। ये ग्राफ किसी थ्योरी के बेस पे या एटलीस्ट हमने थ्योरी डिस्कस की वो सिंपल थ्योरी के बेस पे ये ग्राफ नहीं बनाया गया। यानी इसका मतलब ये है कि मैं थ्योरेटिकली शायद इतनी आसानी से ये कैलकुलेट नहीं कर सकता कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ पे कितना होगा। उसकी भी एक बड़ी वजह शायद ये कि मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ये क्रैक कहाँ पे जाके बनेगा। ये जो दिखाया गया ये तो टिपिकल क्रैकिंग दिखाई गई है ना, तो ये तो प्रेडिक्ट करना बड़ा लाइक मुश्किल काम है, एटलीस्ट सिंपल एनालिसिस की बेस पे कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि क्रैक कहाँ पे बनेगा। तो ये इस मुश्किल कॉन्सेप्ट बाईपास करने के लिए हमने यानी ACI ने, बल्कि ACI ने जो यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि देखिए ना, बॉन्ड स्ट्रेस जब ज़्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया, जिसका जो बेसिकली जो डिफॉर्मेशंस के ऊपर बेयरिंग के थ्रू फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इन रेडियल कंपोनेंट को डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि इनकी वजह से सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं और उसकी वजह से फिर कंक्रीट क्रैक हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, उनसे कंक्रीट क्रैक होके वो क्रैक फिर प्रोपेगेट करता है और उसके बाद से वो फेलियर की तरफ चला जाता है बीम। ये जो हमने डिस्कस किया, इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना कि ये किस लोड पे जाके होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से हम ये ACI कोड जो है वो डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली है क्या चीज़? डेवलपमेंट लेंथ वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बार है जिसमें बार की स्ट्रेस 0 से यील्ड स्ट्रेंथ Fy तक पहुंच सके, यानी वो शॉर्टेस्ट एम्बेडेड लेंथ है बार की, जो आप प्रोवाइड कर दें बार को कंक्रीट के अंदर, उतनी लेंथ की एम्बेडमेंट उसको दे दें, वो मिनिमम लेंथ उसको दे दें, शॉर्टेस्ट जो लेंथ जिसके अगर आप ये समझ लें कि आप एक बार को ज़्यादा एम्बेडमेंट लेंथ देंगे तो ज़ाहिर है कि वो फिर उसकी बेहतर एम्बेडमेंट होगी और वो अपनी 0 से स्ट्रेस लेवल यील्ड स्ट्रेंथ Fy तक पहुंचा सकेगा। लेकिन वो मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बार जिसके अंदर वो अपना स्ट्रेस 0 से यील्ड स्ट्रेंथ तक इंक्रीज कर सके, उस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यानी अगर जिस पॉइंट पे स्ट्रेस F बार है, एक लेट्स से अगर एक बार है और उस बार में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इस बार में अगर किसी जगह स्ट्रेस जो है वो Fy है, तो लेट्स से ये इस जगह पे इसका स्ट्रेस Fy पे है, ठीक। यील्ड स्ट्रेंथ यानी लोडिंग से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका स्ट्रेस Fy पे पहुंचेगा। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, बाकी जाके एप्लीकेशन समझाएंगे आपको, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप सभी सिर्फ थ्योरेटिकल समझिएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या डेवलपमेंट लेंथ का। अगर इस बार ने यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप करना है Fy का, तो मुझे कितनी लेंथ ऑफ एंड तक, बार के एंड तक मुझे कितनी लेंथ चाहिए, वो जो लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ से बड़ी होनी चाहिए। ये जो अवेलेबल लेंथ है ना, LA जिसको मैं कह रहा हूँ, A फॉर अवेलेबल लेंथ, अगर दिस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन LD डेवलपमेंट लेंथ, यानी जितनी डेवलपमेंट लेंथ इस बार को चाहिए, यानी वो लेंथ जिसके अंदर ये अपना स्ट्रेस लेवल 0 से Fy तक पहुंचा सके, उस लेंथ को हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ। लेट्स से इसकी डेवलपमेंट लेंथ को मैंने कैलकुलेट किया और अगर मैं इसी को यहाँ पे प्लॉट कर दूँ, लेट्स से वो यहाँ तक है LD इसका डेवलपमेंट, इसको इतनी मिनिमम एम्बेडमेंट लेंथ चाहिए थी फॉर इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेस फ्रॉम 0 to Fy। इसका मतलब है ये बार अगर यहाँ पे भी काट दी जाती, अगर इसको किसी और वजह से ज़रूरत नहीं थी और मैं इसको यहाँ पे काट देता, तब भी ये सेफ थी बार। लेकिन अगर ये बार मैं यहाँ पे आके काट देता
लेट्स से मैं इसको यहाँ काट देता तो, और इसको डेवलपमेंट लेंथ जो था ये थी वो इससे ज़्यादा थी, तो फिर इसका मतलब है कि ये बार पुल आउट हो जाती, अपनी इस यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचने से पहले ही पुल आउट हो जाती। यानी अगर ये बार में जो लेंथ मैंने छोड़ी है एफ वाई से लेके आगे तक, यानी एफ वाई से इस तरफ जितनी मैंने लेंथ छोड़ी है, अगर वो लेंथ एल डी डेवलपमेंट लेंथ से कम मैंने रखी है तो ये बार अपनी इस स्ट्रेस लेवल पे पहुंचने से पहले पुल आउट हो जाएगा, यानी बॉन्ड का फेलियर हो जाएगा बेसिकली इसका। सो इसलिए मुझे ये डेवलपमेंट लेंथ इंश्योर करनी होगी। अब ये डेवलपमेंट लेंथ टेंशन में भी हमें रिक्वायर्ड होती है और कंप्रेशन में भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये टेंशन में डेवलपमेंट लेंथ और कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ में खासा डिफरेंस है, इसलिए कि टेंशन में जब बार को डेवलपमेंट लेंथ देनी हो, टेंशन में डेवलपमेंट लेंथ देने का मतलब ये है कि अगर एक बार को आपने कंक्रीट में एम्बेड किया हुआ है सॉरी, और वो बार टेंसाइल फोर्सेस उसने कैरी करनी है, तो वो जो बार है उसको जो आपको लेंथ डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है उस लेंथ को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। यानी बार ने का टेंसाइल फोर्सेस कैरी करनी है तो हम उसको कहते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वो टेंशन में रिक्वायर्ड होगी, टेंशन डेवलपमेंट लेंथ हम उसको कहेंगे। और अगर कंप्रेशन में वो बार होगी तो उसको हम कंप्रेशन डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। तो टेंशन डेवलपमेंट लेंथ ग्रेटर होती रिक्वायर्ड होती है कंप्रेशन के मुकाबले में। इसकी वजह यह है कि टेंशन के अंदर बार में जब टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं तो वो कंक्रीट जो सराउंडिंग है उसमें भी तो टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी ना। इसका मतलब है कि वो जो कंक्रीट सराउंडिंग दैट बार है उसके अंदर क्रैक्स होंगी, और उस क्रैक्स का मतलब सिंपल ये है कि फिर देयर विल बी ग्रेटर लाइक देयर विल बी मोर लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द बार टू डेवलप इट्स स्ट्रेस फ्रॉम जीरो टू यील्ड स्ट्रेंथ, यानी उसको ग्रेटर डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होगी। दूसरा ये कि कंप्रेशन के अंदर जो बार का एंड होता है वो बार एंड जो है वो बेयरिंग स्ट्रेसेस के थ्रू भी कुछ फोर्स डायरेक्टली कंक्रीट को ट्रांसफ़र कर रही होती। तो यानी जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मसलन एक अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं कोई मेंबर ड्रॉ करता हूं जिसके अंदर आपने बार रखी हुई है और वो बार कंप्रेशन में है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है। अब जब आप ऊपर से लोड लगाएंगे कंप्रेसिव और इसको नीचे से ऐसे रिएक्शन मिलेगा लेट से, तो अब इस केस में बार को अगेन हमें डेवलपमेंट लेंथ तो चाहिए, अदरवाइज तो ये बार और कंक्रीट आपस में स्लिप हो जाएंगी ना अगर डेवलपमेंट लेंथ ना हो इसको। यानी इसमें जो बात ही मैं ये कर रहा था कि कंप्रेशन के केस में जो सराउंडिंग कंक्रीट है ये कंप्रेशन में है, इसलिए ये क्रैक नहीं होगी जनरली स्पीकिंग। और दूसरा ये बार एंड में थ्रू बेयरिंग भी इस कंक्रीट को सम फोर्स कैरी ट्रांसफर कर रही होती है, तो वो अपनी लेंथ के अलोंग स्किन के अलोंग जो उसने बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करके फोर्स ट्रांसफर करनी है वो उसमें से कुछ पार्ट वो डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू इस एंड डायरेक्ट बेयरिंग ऑन कंक्रीट एंड के ऊपर एंड बेयरिंग के थ्रू भी ट्रांसफर कर देता है। तो वो यानी इस वजह से हमें कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ कम रिक्वायर्ड होती है। अभी अगर आप रिकॉल करें, हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने शुरू में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि म्यू एवरेज, ये जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले में हमने कहा था म्यू एवरेज, मैं अगर इसको कॉपी करके अपनी करंट शीट के ऊपर ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर सकूं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि म्यू एवरेज जो है वो इस से रिलेटेड है। ये जो हमारा था डेल्टा एफ एस, ठीक है, ये जो टर्म है इसको अगर हम एफ वाई के इक्वल पुट कर दें, ठीक है, ये डेल्टा एफ एस था क्या, दो एंड्स एंड बार की दो एंड्स के बीच में स्ट्रेस का डिफरेंस था। तो अगर हम इसको एक एंड पे हम जीरो स्ट्रेस एज्यूम कर दें, दूसरे पे हम एफ वाई एज्यूम कर दें, तो ये जो डिफरेंस है ये एफ वाई के बराबर हम ले सकते हैं, जो कि डेफिनेशन है डेवलपमेंट लेंथ की हम ऊपर जो कर दी है कि लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड फॉर द बार टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेस फ्रॉम जीरो टू एफ वाई। तो डेल्टा एफ एस को अगर हम एफ वाई के इक्वल पुट कर दें तो हम जो ये जो एल है, this L would be called as LD. So LD is equal to, in terms of mu average, we could write it like this: Fy dB over 4 और प्लस हम mu average जो हम लिख रहे हैं, अब इसको हम लिखने जा रहे हैं mu average U,
U for ultimate. So LD can be written in terms of FYDB and ultimate value of the mu average, or you can say mu average at bond failure in a beam test. ठीक है. So next हम डिस्कस करेंगे टेंशन डेवलपमेंट लेंथ. सो अभी हम टेंशन डेवलपमेंट लेंथ को डिस्कस करते हैं कि टेंशन डेवलपमेंट लेंथ को कैसे यानी कैलकुलेट किया जा सकता है या किन पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है. आल्दो जो ACI कोड की इक्वेशन है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये जो एनालिसिस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्प्लिटिंग लोड यानी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्प्लिटिंग लोड किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. यानी वो जो क्रैक का जो स्प्लिटिंग लोड है, हमने स्प्लिटिंग क्रैक का डिस्कस किया था, हम उस लोड को डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन के अंदर के जिस लोड के ऊपर वो स्प्लिटिंग क्रैक अकर हो जाती है. इससे हमें डेवलपमेंट लेंथ के जो पैरामीटर्स हैं उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी. यानी ये समझ लें कि एक तो ये ना कि मैं आपको ये ACI की इक्वेशन है, भाई इसको यूज़, इसमें ये फैक्टर्स ये होता है, ये होता है, और बस आप इसको यूज़ करें. लेकिन उसका एक्चुअली वो जो काइंड ऑफ बैकग्राउंड आप इसको कह लें या उसकी जो मैकेनिक्स है उसको आप समझ सकें, उसके लिए आपको ये जो अभी मैं एनालिसिस डिस्कस करने जा रहा हूँ इस मॉडल को थोड़ा सा आपको समझना होगा. तो हम इसको समझने के लिए हम एक मैं ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे आप देखिएगा मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ. ये बार जो है वो एक मैंने एम्बेड की हुई है एक सिलेंड्रिकल कंक्रीट प्रिज्म के अंदर. ठीक है जी, ये बार है और इसको मैंने एम्बेड किया हुआ है एक सिलेंड्रिकल कंक्रीट प्रिज्म के अंदर. ये जो मैंने बाहर ड्रॉ की है ये आपकी कंक्रीट सिलेंडर है, सर्कुलर कंक्रीट प्रिज्म है. यानी जैसे एक स्क्वायर कंक्रीट प्रिज्म आपने देखा हुआ है, ये एक सर्कुलर कंक्रीट प्रिज्म है. प्रिज्म से मुराद ये कि इसका जो सेक्शन है वो प्रिज्मेटिक है. बस ये प्रिज्म का सिर्फ ये मतलब कि ये एक सर्कुलर या राउंड आप कह लें कि स्पेसिमन है जिसके अंदर हमने एक बार एम्बेड की हुई है. इस बार की जो डायमेंशन है अगर हम उसको पहले देखें तो बार जो है दैट बार इज, बार की डाया जो है वो dB है. ठीक है, दिस इज dB. और ये जो हमने ड्रॉ किया है ऊपर जो हमने प्रिज्म ड्रॉ किया है ये हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो डाया है that dia is 2 times CB. ये आगे जाके एक टर्म है जो यूज़ होती है ACI कोड में, हमने इसलिए वो सिंबल इस डिस्टेंस के लिए यूज़ कर दिया. बेसिकली ये इसको बाद में आप समझ जाएंगे कि मैंने एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर कंक्रीट प्रिज्म क्यों कंसिडर किया और उसका सर्टेन डाया मैंने एक लिया जिसको मैंने CB का नाम दिया. यानी टोटल डाया इसका 2 CB है, डाया इसका 2 CB है, रेडियस इसका CB है. अब हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था मैकेनिज्म्स वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंक्रीट के ऊपर ये जो फोर्स लग रही होती है इंक्लाइन डायरेक्शन में रिब्स की वजह से, वो फोर्स के जो रेडियल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जिसको हमने यहाँ पे ऐसे शो किया था, ठीक है, ये जो रेडियल कंपोनेंट है इसकी वजह से कंक्रीट में सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हमने इस तरह से शो किया था कि ये बार है कंक्रीट बीम के अंदर और इस बार की जगह पे हमने यानी बार को निकाल के हमने जो उसका इफेक्ट है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस का वो हमने शो किए हुए हैं कि ये जैसे आपको नज़र आ रही है ये वाली स्ट्रेसेस, तो ये स्ट्रेसेस बार की वजह से लग रही हैं कंक्रीट के ऊपर. तो हम बेसिकली कंक्रीट पे जो एक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं. उसको अगर हम देखें तो वो अब हमारे केस में जो हमने स्पेसिमेन कंसिडर किया है वो एक सिलेंड्रिकल कंक्रीट प्रिज्म है जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है. इस केस में अगर हम इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं कि ये बार अपनी सराउंडिंग में जो कंक्रीट है उसके ऊपर इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में सर्कमफ्रेंशियल यानी रेडियल डायरेक्शन में मैं कह रहा हूँ यानी कि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से वो कंक्रीट जो सराउंडिंग में है उसके जो सर्कमफेरेंस है उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है, यानी उसके अंदर सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं. मैं इसको अगर एक जिस तरह हमने थिन सिलेंडर्स का टॉपिक डिस्कस किया था, अगर मैं आपको वो दिखा सकूं, ये पाइटल की बुक में मैंने आपको जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए, ये अगर एक सिलेंडर है और इसके अंदर फ्लूइड आप भर दें, थिन सिलेंडर है ये, और तो इस थिन सिलेंडर की वजह से जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी उसके लिए हमने उसको इमेजिन करने के लिए हमने एक कटिंग प्लान इस तरह से कंसिडर किया
ठीक है। एक तो हमने एक सेगमेंट कंसिडर किया dx लेंथ का, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसको इस तरह से काटा, इस प्लेन कंसिडर किया, जिसके बाद हमने इन वॉल्स के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस थी उनको एक्सपोज किया, और ये जो प्रेशर है फ्लूइड का वो क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ फ्लूइड का पार्ट भी आना था, और ये जो ऊपर वाला फ्लूइड है वो इस फ्लूइड को पुश कर रहा है, यहाँ पे एक प्रेस अंदर की तरफ एक रेडियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर जिसको हम कह रहे हैं, तो वो प्रेशर इस तरह से लगा रहा है, और ये जो वॉल्स हैं इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो इसको इक्विलिब्रेट कर रही हैं इस प्रेशर को। जब ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को जो यहाँ प्रोड्यूस होनी है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस प्रेशर, वो अगर एक्सीड कर जाएंगी तो ये बर्स्टिंग होगी। कंक्रीट के केस में ज़ाहिर है उस तरह से बर्स्टिंग तो नहीं होती, लेकिन कंक्रीट के केस में जो है वो क्रैकिंग हो जाती है, और कंक्रीट के केस में इस तरह से कोई थिन सिलेंडर नहीं होता जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाया, मच थिकर सिलेंडर आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो कुछ उसके यानी एनालॉगस एक फिनोमिनन होगा कंक्रीट के अंदर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरी वेरी थिक सिलेंडर है ये, और इसके अंदर ये जो बार है ये सराउंडिंग कंक्रीट के ऊपर ऐसे ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दूं, यानी जिस तरह से मैंने उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की थी, तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊं कि मैं कट कहाँ पे लगा रहा हूं, तो मैं इसमें यहाँ पे एक कट लगा रहा हूँ, यानी क्योंकि ये मैं सारा कुछ क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, लेंथ जो है वो इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन है। तो अगर मैं इसको काटूंगा यहाँ पे तो मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट मी पिक फ्रॉम द सेम फिगर, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और मैं इसको कुछ पार्ट में इसमें से रिमूव कर देता हूँ, हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सारा कुछ मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। हाफ पार्ट को मैंने रिटेन कर दिया है, ठीक है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने सेक्शन में ऊपर वाली फ्री बॉडी, ऊपर वाले सेक्शन सेगमेंट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे पास नीचे ये जो बार का भी कुछ पार्ट है ये भी निकल जाएगा, यानी जहाँ पे बार ऑक्युपाई करता है स्पेस, ये भी निकल जाएगी, और ये मेरे पास इस वक्त कुछ इस तरह की सिचुएशन बच जाएगी। अब अगर मैं लेट्स से मैं इस लाइन को कंप्लीट ड्रॉ कर दूं ताकि फ्री बॉडी डायग्राम की बाउंड्री को मैं सॉलिड ड्रॉ कर सकूं, तो अब फोर्सेस जो लग रही हैं वो इसके अंदर बेसिकली तो ये इस तरह से लग रही थी जो मैंने यहाँ पे शो की हैं, इस ऐसे, ठीक है। कंक्रीट के ऊपर हम इफेक्ट हम कंक्रीट पे देख रहे हैं। बार को तो हम बार पे लगने वाली फोर्सेस हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम कंक्रीट का जो हाफ बनता है, यानी जिसको मैंने जिस तरह आपको हाफ सेक्शन यहाँ पे दिखाया, यानी दरमियान में कट लगा के उस पे लगने वाली फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। यानी ये सारी आपकी कंक्रीट है, ये वाली सारी जो ब्लैक के जो मैंने ड्रॉ किया है सेमी सर्कल, इसके बाहर जितना भी कुछ है ये सारा कंक्रीट है, ठीक है, ये सारी कंक्रीट की मटेरियल है। अच्छा, अब इसमें जब हमने यहाँ पे नीचे वाला, यानी देखो ये ऊपर तो हमने ऊपर वाला तो हमने ड्रॉ कर दिया, नीचे वाला ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला ये जब हमने हटाया इसमें से, तो ये जो कंक्रीट है इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। इन टेंसाइल स्ट्रेसेस की हम एक कुछ ना कुछ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी नियर दी बार जो हैं, यानी नियर द बार जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो अवे फ्रॉम इट है वो उसमें स्ट्रेस इंटेंसिटी कुछ कम होगी। कुछ इस तरह से वेरिएशन इसके अंदर होगी, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वेरिएशन कुछ इस तरह से इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। अवे जो है वो इंटेंसिटी कम और नियर इंटेंसिटी ज़्यादा। सो अगर इसकी मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर दूं, जैसे अगर मैं इसी को लेट से कॉपी करूं और मैं दोबारा नेक्स्ट जाके इसकी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ड्रॉ कर दूं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में हम ये करने जा रहे हैं इसके अंदर कि हम इस यहाँ पे जो असल में रेडियल डायरेक्शन में लग रही हैं फोर्सेस, उसको हम इस तरह से शो करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। बाउंड्री में उसी तरह से शो कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी बार है बेसिकली, हाफ पार्ट बार का, और नीचे जो है वो मैं कुछ प्रेशर इंटेंसिटी शो कर देता हूँ जो लग रही है उसके ऊपर, ठीक है। ये P
प्रेशर इंटेंसिटी इसको मैं कह देता हूँ, और ये जो मेरी लाइंस एक्चुअली कर्व जा रही है, ये वाली लाइन, इनको मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से इसी के साथ इस तरह से, यानी इसकी मैं एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली जो मैंने इसमें अगर आप देखें तो हमने ये जो आपको एक सर्कुलर प्रिज्म आपको नज़र आ रही है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये सारा बार के अराउंड, ये असल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? बार के अराउंड जहाँ भी आप बार को एम्बेड करेंगे, बीम में हो, स्लैब में हो, जहाँ भी एम्बेड करें, उसके सराउंडिंग में जो इमीडिएट सराउंडिंग में जो एक सर्कुलर यानी जो इसके सराउंडिंग में जो कंक्रीट होगी, जो उस वो कंक्रीट जो जितना ज़्यादा जो करीब होगी उसमें ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, और जो दूर होगी उसमें कम टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। तो हमने बेसिकली वो हाईएस्ट जो टेंसाइल स्ट्रेसेस वाला जो जोन है उसको शो करने के लिए एक प्रिज्म ड्रॉ किया है। असल में तो बीम या कोई बीम चाहे वो ज़ाहिर इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में तो नहीं होता, या कोई स्लैब है वो सर्कुलर फॉर्म में तो नहीं होता, लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर लेट्स से एक अगर हम ड्रॉ करें, लेट्स से एक बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें और उसमें उसके अंदर हम एक बार को अगर शो कर दें, तो वो जो बार है लेट्स से यहाँ पे मैं शो कर दूँ अगर, अब इस बार के इमीडिएट सराउंडिंग में जो रीजन है उसको हमने बेसिकली शो किया है कि वो इमीडिएट सराउंडिंग में जो कंक्रीट है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्रिज्म, गोया कि वो एक सर्कुलर प्रिज्म के फॉर्म में है, इसलिए हमने बार के अराउंड एक सर्कुलर प्रिज्म को शो किया है, क्योंकि उस बार के वजह से जो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस है वो एक सर्टेन रेडियस के अंदर अंदर जो कंक्रीट है उसी को इफेक्ट कर सकेंगी। जितना ज़्यादा कंक्रीट करीब होगी उसमें ज़्यादा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे और दूर वाले पे कम प्रोड्यूस होंगे। सो ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब स्प्लिटिंग कब होगी? जब ये कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेंथ को बराबर हो जाएंगी, तो उसके ऊपर जाके कंक्रीट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, यानी उसमें क्रैक आ जाएगा, स्प्लिटिंग क्रैक आ जाएगा। अब यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल है, ये वाला जो स्ट्रेस लेवल है, जब ये स्ट्रेस लेवल, ठीक है, ये स्ट्रेस जब FCT पे पहुंच जाए, यानी CT फॉर कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, जब इसके ऊपर ये पहुंचेगा तो उस स्टेज पे जाके ये कंक्रीट ज़ाहिर जहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वहाँ पे पहले पहुंचेगा कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जब ये स्ट्रेस FCT के ऊपर पहुंच जाएगा तो कंक्रीट में स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब हम वर्कआउट ये करना चाह रहे हैं, अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम को ज़रा स्टडी करें तो वो इक्विलिब्रियम हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि मसलन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर हम कंसिडर करें, टेकिंग लेट्स से अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, तो हमें हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं। एक वो फोर्स है जो प्रेशर P की वजह से लग रही है, जो कि इस केस में अपवर्ड हमने शो किया हुआ है, जिसको P फोर्स कितने एरिया प्रेशर, जो P प्रेशर कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है। P प्रेशर जो एक्ट कर रहा है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसकी एक डायमेंशन बार की ये जो डाया है इसके बराबर है, और दूसरी जो डायमेंशन है वो जितनी इस प्रिज्म की लेंथ होगी उसके बराबर है। ठीक है, वो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो P इंटू DB इंटू L, ये फोर्स है ड्यू टू प्रेशर P। और अच्छा, और कौन सी फोर्सेस हैं इसके अंदर? P DB इंटू L, ये तो ऊपर वाली साइड पे एक डायरेक्शन में लग रही हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिंग फोर्स है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेसेस की फॉर्म में। अब हमें बेसिकली हमारे पास दो इक्वल डायग्राम्स हैं, लेफ्ट और राइट सिमिलर डायग्राम्स हैं, तो मैं एक को कैलकुलेट कर लूँगा इक्वेसिव फोर्स, और दूसरों के लिए मैं क्या कर लूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अभी मैं जो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो मैं उसके लिए अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक साइड के लिए करूँगा। अब वो एक साइड पे कितनी फोर्स है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज स्ट्रेस चाहिए होगा, एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑन दैट स्ट्रेस इज एक्टिंग। अब वो जो एवरेज स्ट्रेस है इस केस में FCT/2 होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है, यानी एक तरफ 0 है स्ट्रेस, दूसरा ऑर्डिनेट FCT है, तो हाफ विल बी देयर एवरेज। अब मैं बजाय इसके कि ये स्पेसिफिक यूज़ करूँ 0 + FCT/2, मैं एक जनरल रिलेशन यूज़ करने जा रहा हूँ, एक फैक्टर यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ K, कैपिटल K में डिफाइन करता हूँ रेशियो ऑफ एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस ओवर
मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, इस तरह से मैं इस के को डिफाइन कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस को लिख सकता हूँ, एवरेज जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ऑलराइट, अब ये जो मैक्सिमम है ये हमने लिखा एफ सी टी, सो ये बन जाएगा के टाइम्स एफ सी टी। सो ये यहाँ पे जो मैंने एवरेज लिखा है, ये इस एवरेज की इन स्पेसिफिक फार्मूले के बजाय मैं इसको इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ के टाइम्स एफ सी टी, इस बेस पे जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब मैंने एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस को ले लिया, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस एरिया से जिस एरिया पे ये एक्ट करता है। वो एरिया कितना होगा, उसकी एक डायमेंशन ये होगी, दूसरी डायमेंशन तो एल है। ये डायमेंशन कितनी है, अगर हम देखें ये वाली डायमेंशन कितनी है, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सी बी है तो इस सी बी में से अगर मैं हाफ डी बी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि मैं सी बी में से हाफ डी बी या डी बी बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाफ डी बी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो ये मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर ये एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रही है, यानी ये टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट कर रही है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अब मैं फर्दर ये लिखूंगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूँ जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि ये मेरी साइड डिस्कशन है। मैं इसको नीचे कहीं पे यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास ऊपर जगह बन जाए। इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, इक्वल टू ज़ीरो। अब फर्दर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक्सप्रेशन P के लिए, अगर मैं फर्दर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ P डी बी। अच्छा, ये जो P, अच्छा मैं फर्दर पहले इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, P डी बी एल इक्वल टू 2 टाइम्स के एफ सी टी इंटू सी बी माइनस डी बी बाई 2। फर्दर में लिख, अब ये देखें इंटू एल, एल मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे एल, क्योंकि ये दूसरा जो डायमेंशन है इसमें भी है इंटू एल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस एल और एल को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और फर्दर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं P के लिए अलग से एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक दिस। अब हमारे केस में जो K की वैल्यू है, K दैट K इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि हमने देखा था कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का हाफ जो है वो एवरेज है। यानी हमने डिस्कस किया था कि एवरेज जो टेंसाइल स्ट्रेस हमारे, क्योंकि हमने एज्यूमिंग ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायंगुलर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर दें तो फिर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी अगर हम देखें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें ये ऑर्डिनेट ज़ीरो है और ये ऑर्डिनेट एफ सी टी है। अब इस केस में जो एवरेज वैल्यू होगी, दिस विल बी सिंपली दैट एवरेज वुड बी एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस वुड बी इक्वल टू 0 प्लस एफ सी टी बाई 2। यानी अगर हम जनरली हम यानी एफ सी टी बाई 2 लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बाई 2, यानी इसका मतलब है 2 के की वैल्यू हमारी, यानी इसको 0.5 टाइम्स मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है के की वैल्यू हमारी 0.5 होगी, ये जो हमारी के की वैल्यू है। यानी हमारे केस, अगर हम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहे हैं तो हमारे केस में जो के की वैल्यू है वो 0.5 होगी। सो दिस के इज 0.5 फॉर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, हमारे केस में 0.5 है। सो दिस ये 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, और हमारी एक्सप्रेशन ये बन जाएगी P इक्वल टू एफ सी टी, या मैं एफ सी टी को बाद में ले जाता हूँ, सी बी ओवर डी बी माइनस 1/2 टाइम्स एफ सी टी। एफ सी टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अब हम फर्दर एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो फोर्सेस डिस्कस की थी यहाँ पे, हमने अगर ये जो एंगल है इसका, इन फोर्सेस का जो एंगल है, ये बार के ऊपर जो लग रही है, और फिर उसके बाद
जो कंक्रीट पे एक्ट कर रही है ये वाली फोर्स, अगर हम इस का एंगल जो है वो 45 डिग्री एज्यूम कर दें, ठीक है, यानी ये जो एंगल है अगर हम एज्यूम कर दें कि ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, ये जो फोर्स है एक्ट कर रहा है एट 45 डिग्री, अगर हम ये एज्यूम कर दें, यानी ये एंगल भी फिर समझ लो 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी यही बन जाएगा, इसी तरह से ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो जो कंक्रीट के ऊपर फोर्सेस हैं जिसमें से एक कंपोनेंट जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ पे शो कर सकूँ, ये वाला कंपोनेंट जो कि रेडियल है, और ये वाला कंपोनेंट, ये जो रेडियल कंपोनेंट है इसी को हमने पी कहा हुआ है, हमारी डिस्कशन में यही पी है, रेडियल कंपोनेंट पी, और कोई चीज़ तो नहीं है ना, यही रेडियल कंपोनेंट जो है, इसकी इंटेंसिटी को हमने पी कहा हुआ है, जो कि एज अ प्रेशर एक्ट कर रही है ऑन कंक्रीट, इसको हमने पी कहा है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट इसका बनेगा, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, ये वाला जो कंपोनेंट इसका बनेगा, ठीक है, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को अगर हम इसको हम बॉन्ड स्ट्रेस कह रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेस यानी, क्योंकि देखो ये टी फोर्स अगर इस पे लग रही है बार पे, इस टी फोर्स को बैलेंस तो ये वाले कंपोनेंट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कर रही है ना, वो जो रेडियल डायरेक्शन में लग रही है वो तो एक अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, वो तो कंक्रीट में जाके वो प्रोड्यूस कर रही है, टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रही हैं, वो तो हमारा फेलियर काज करने वाली चीज़ है, वो तो हमारा लोडिंग है, प्रेशर है, कंक्रीट सर्कुलर जो उसके अराउंड है उसके ऊपर एक लोडिंग है, प्रेशर है, वो जो हमें बार को सपोर्ट कर रही है, जो कंपोनेंट इस बेयरिंग रिएक्शन का, इस बेयरिंग का, वो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेस कहेंगे। तो अगर हम अगर हम ये एंगल 45 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, एंगल मैंने इसलिए मेंशन किया, अगर ये एंगल 45 डिग्री हो इसका मतलब है कि ये इक्वल कंपोनेंट्स होंगे, यानी P वाला कंपोनेंट और U वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, अगर मैं यहाँ पे अलग से शो कर दूँ, ये असल में आपकी फोर्स है बेयरिंग की, और ये जो इसका ये बेयरिंग फोर्स है आपकी, ये एंगल आपका ये आपका एंगल 45 डिग्री का है। तो ये जो कंपोनेंट इसका बन रहा है, दिस कंपोनेंट इज म्यू एवरेज U जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट है दिस इज P, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम एंगल 45 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो लो प्रेशर इंटेंसिटी कंक्रीट पे लग रही है, जिसकी वजह से कंक्रीट की स्प्लिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से कंक्रीट पे टेंसाइल सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो प्रेशर इंटेंसिटी उसी बॉन्ड स्ट्रेस की इंटेंसिटी के इक्वल है, जो कि हमारे लिए यूजफुल काम कर रही है, जो कि हमारे लिए टी फोर्स को बैलेंस करके दे रही है, जो बॉन्ड स्ट्रेस है बेसिकली। इसका मतलब है कि ये जो पी फोर्स है इसकी जगह पे हम म्यू एवरेज यू लिख सकते हैं, ठीक है, सी बी ओवर डी बी माइनस हाफ इंटू एफ सी टी, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने किस बेस पे कहा, एज्यूमिंग 45 डिग्री एंगल, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज्यूमिंग 45 डिग्री एंगल ऑफ द बेयरिंग, ठीक है, जो हमने रिब लगाई हुई है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये फर्दर हम इसमें FCT की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है FCT, वो आपको पता है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेट की जा सकती है बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन FCT इक्वल टू 6 अंडर रूट FC प्राइम। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो मैं म्यू एवरेज U की वैल्यू लिख सकता हूँ CB ओवर DB माइनस 1 ओवर 2 इंटू FCT की जगह मैंने लिख दिया 6 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम। हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी जहाँ हमने एवरेज स्ट्रेस और यानी बल्कि हमने यहीं पे उसको डिस्कस भी कर लिया इससे पहले, यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे
हमने कहा कि ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है, यानी एल डेवलपमेंट लेंथ और म्यू एवरेज यू का रिलेशनशिप, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मैं इसको कॉपी करके अभी करंट जो मेरी शीट है वहाँ पे ले जाऊँ और जो हमारी डिस्कशन है वहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूँ, ठीक है। सो अब मैं कह सकता हूँ कि अब बेसिकली मेरे पास एल डी जो की एक्सप्रेशन है इसके अंदर ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है यू एवरेज म्यू एवरेज यू की वैल्यू आ गई है यहाँ से, ठीक है। अब मैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू इंसर्ट करूँगा यहाँ पर और एल डी के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। फर्दर मैं लिख रहा हूँ इसी इक्वेशन से आगे मैं चल रहा हूँ अभी, ठीक है। एल डी इक्वल टू एफ वाई डी बी ओवर 4, म्यू एवरेज यू की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सी बी ओवर डी बी, ठीक है, सी बी ओवर डी बी माइनस 1/2 इंटू 6 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, ठीक हो गया। सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी एफ वाई डी बी ओवर 24 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम इंटू सी बी ओवर डी बी माइनस 1। ये बन गया आपका डेवलपमेंट लेंथ की एक्सप्रेशन। अब हम सी बी की जो वैल्यू है वो आर्बिट्रेरीली 1.5 dB लेने जा रहे हैं। ये आगे जाके दोबारा भी हमारी इसके ऊपर डिस्कशन होनी है, लेकिन राइट नाउ आप इसको जस्ट एज इट इज़ डाइजेस्ट कर लें। यानी सी बी इक्वल टू 1.5 dB लेने का अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना चाहें कि ये क्या फिजिकली इसका मतलब बनेगा, जितना बार का डायमीटर है उसका 1.5 टाइम्स ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब है टोटल ये जो बड़ा वाला सर्कल इसका डाया हम ले रहे हैं 3 टाइम्स डी बी। यू विल सी कि हम, क्योंकि हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक जाता है, बट एनीवेज राइट नाउ हम इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। एल डी इज इक्वल टू, अगर हम ये सी बी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, सो हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा एफ वाई डी बी ओवर 24 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम इंटू, अब ये सी बी की वैल्यू अगर मैं 1.5 डी बी पुट करूँगा तो ये डी बी और डी बी कैंसिल हो जाएंगे और 1.5 माइनस सॉरी ये 1/2 लिखा हुआ था यहाँ पे, माइनस 1/2, और ये एक्सप्रेशन सारी 1 के बराबर हो जाएगी। सो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा एल डी का एफ वाई डी बी ओवर 24 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, 24 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम। ये है वो एक्सप्रेशन जो मैं डिराइव करना चाह रहा था एल डी डेवलपमेंट लेंथ की एक्सप्रेशन को। ये बड़ा जो हमने आगे जाके ACI कोड की इक्वेशंस डिस्कस करनी उससे बड़ा क्लोजली ये रिलेटेड है। बड़ा आपको लगेगा कि शायद ACI कोड इसी से डिराइव्ड है, आल्दो इसी से डिराइव्ड नहीं, ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर एक रेग्रेशन एनालिसिस करके, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके डेवलप किया गया है। लेकिन ये जो हमने मॉडल डिस्कस किया ये बड़ा आप देखेंगे कि परफेक्टली उसके साथ मैच करता है, और ये उन फैक्टर्स को जो हम आपको अभी इस इक्वेशन में नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर एल डी डिपेंड कर रहा है, यानी एफ वाई डी बी और अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, उनको बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। हमारी एजम्पशंस को हम रिकॉल करते हैं। हमारी एजम्पशंस इसमें क्या थी, पूरी इस एनालिसिस के अंदर हमने कुछ एजम्पशंस ली थी, हम उनको थोड़ा सा यहीं पर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। हमने एक एजम्पशन टेंसाइल स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ली थी। टेंसाइल स्ट्रेसेस को हमने एज्यूम ये किया था कि उनकी ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वी हैड एज्यूम्ड ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये जो हमने ऊपर एक कर्व्ड लाइन को, ठीक है, एक कर्व्ड लाइन को स्ट्रेट कर दिया कि ये यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ ज़ीरो, ये हमारी एक एजम्पशन है। एक्चुअली ये ऐसे नेसेसरीली इस तरह से नहीं होंगी। सेकेंड हमारी एजम्पशन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमने ली है
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि हमने 45 डिग्री लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कशन इसके ऊपर कर ली है, ठीक है जी, 45 डिग्री हमने लिया था। ये भी ज़रूरी नहीं कि 45 डिग्री हो। दूसरा हमने अगर आप देखें तो जो फोर्सेस हैं ये वाली जो बेयरिंग की वजह से प्रोड्यूस होती हैं इस डिफॉर्मेशंस के ऊपर, जो बेयरिंग है ये वाली फोर्सेस, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द बार डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर है। जहाँ बेयरिंग होगी, जहाँ पे डिफॉर्मेशन होगी, वहीं पे ये फोर्सेस डेवलप होंगी थ्रू आउट द लेंथ। असल में यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, असल में तो वो जहाँ जहाँ आपकी डिफॉर्मेशन है वहाँ ये फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हमने उनको एज्यूम कर दिया हुआ है कि वो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमने कहाँ एज्यूम किया, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे थे, जस्ट अ मिनट, जब हमने ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे थे कि हम इसको, इस प्रेशर इंटेंसिटी को dB इंटू एल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यानी एज्यूम किया कि ये जो प्रेशर है ये थ्रू आउट जो है वो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हालांकि वो थ्रू आउट द लेंथ सिर्फ उन जगहों पे प्रोड्यूस हो रही जहाँ जहाँ पे रिब्स हैं। आल्दो वो रिब्स की स्पेसिंग कम है तो ये कोई इतनी बड़ी असम्पशन नहीं है, लेकिन हमने उसको लिस्ट डाउन कर लिया कि हमारी ये भी एक असम्पशन थी। सो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ली है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of the forces due to deformations या ribs डिफॉर्मेशंस का या मतलब रिब्स है, डिफॉर्म बार जिसके वर्ड आप यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारी, हमने एज्यूम किया है कि इसके अंदर कोई इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेसेस नहीं है। जो हमने इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेसेस ये प्रोड्यूस होती हैं जब कंक्रीट सराउंडिंग द बार क्रैक्ड हो। तो हमने डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल कर सकें, हमने डिस्कस किया था कि वो फिर जब कंक्रीट क्रैक होती है तो फिर वो इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो वो इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेसेस के अंदर फिर ये होता है कि जो आपकी जो ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस है वो जो कि यूनिफॉर्म तो होती नहीं है, एक वेरिएशन, जैसे आपको ये वेरिएशन नज़र आ रही है, इस तरह से वेरी करती है। तो हम म्यू एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कोई एग्जैक्ट नहीं रहता, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए वी हैड neglected the in and out bond stresses between cracks। हमने एक यूनिफॉर्म वैल्यू ली है। सो ये बेसिकली मैं चाह रहा था कि आप इस इक्वेशन तक हमने पहुंचना था, और आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे स्टेप्स के बाद जाके हम पहुंचे। क्विकली मैं आपके सामने समरी रख रहा हूँ। हमने एक बार कंसिडर की एम्बेडेड इन कंक्रीट, और हमने एज्यूम किया कि वो एक सर्टेन सर्कुलर रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखता है, यानी उसके अंदर अपनी वो सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस वो बार की वजह से उसकी सराउंडिंग में कुछ प्रोड्यूस होती हैं। उसका सर्टेन जो हाईएस्ट स्ट्रेस जोन था टेंसाइल का, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस जोन था, उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म शो कर दिया, सर्कुलर प्रिज्म अराउंड द बार हमने शो कर दिया। और हमने एज्यूम किया कि उसका डाया जो है वो 2 times CB है और बार का डाया DB है। फिर हमने कंसिडर किया कि ये जो सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी ये कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये यानी कंक्रीट की एक साइड को दूसरी साइड से पुल अपार्ट कर रही हैं, सर्कमफेरेंस के को स्ट्रेच कर रही है। तो उससे इस तरह से फेलियर प्लेन बन सकता है, यानी क्रैक की पोटेंशियल जो पोजीशन है वो बन सकती है। फिर हमने उन की फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया। हमने जो असल में रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा था उसको हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर P शो कर दिया, और फिर हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेंसाइल स्ट्रेसेस की उसको ट्रायंगुलर एज्यूम कर दिया। यहाँ पे मैक्सिमम जो कि FCT पे तक पहुँच सकता है फेलियर होने से पहले तक, और दूसरी साइड पे हमने जीरो यानी ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमने एज्यूम की। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर कर ली, और वहाँ से हमने P फोर्स को वर्कआउट किया कि वो P फोर्स इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स क्या बनेगी। और फिर हमने यहाँ इस स्टेप तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस की हैं, और ऊपर जो हमने एजम्पशंस ली थी उनकी बेस पे K की वैल्यू डाली है। बाकी हमने जस्ट ऊपर तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई की है। यहाँ आके हमने एक और एजम्पशन यूज़ की, हमने कहा कि जो एंगल है इंक्लाइंड फोर्स ऑफ द डिफॉर्मेशंस का वो 45 डिग्री एज्यूम करके हमने कहा कि P और वो फोर्स P वो प्रेशर जो कि
बर्स्टिंग काज कर रहा है कंक्रीट के अंदर, जो कि सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग सर्कमफ्रेंशियल यानी हुप स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहा है, वो पी फोर्स और जो बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल जो उसका कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे, जिसको हमने म्यू एवरेज यू से रिप्रेजेंट किया। यानी हमने कहा कि जो जब फोर्स लगती है बेयरिंग की वजह से कंक्रीट के ऊपर, तो जो पी रेडियल कंपोनेंट है उस फोर्स का वो, और बार के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बॉन्ड स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं वो इक्वल होंगी अगर एंगल 45 डिग्री का हो। इसलिए हमने पी की जगह पे म्यू एवरेज यू की वैल्यू डाल दी। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि म्यू एवरेज यू यानी जिस स्टेज पे वो फेलियर हो कंक्रीट की स्प्लिटिंग हो, उस स्टेज पे जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू डिफॉर्मेशंस ड्यू टू रिब्स है, वो उसकी हमने इक्वेशन लिख दी है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और बाकी कुछ पैरामीटर्स जिनका ताल्लुक बार की डायमीटर और बार के अराउंड जो कंक्रीट है उसके डायमीटर या रेडियस के साथ है। यानी हमने बेसिकली एक इक्वेशन प्रिपेयर कर ली जो कि आगे जाके हमने डेवलपमेंट लेंथ से रिलेट कर ली। ये तो हमने सिंपल से एफसीटी की जगह पे कंप्रेशन 600 एफसी प्राइम लिख दिया, यानी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख दिया, क्योंकि हम उसकी बेस पे नॉर्मली वर्कआउट करते हैं। सो म्यू एवरेज यू के हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की अंडर रूट ऑफ एफसी प्राइम। हमने इसको इस इक्वेशन में जाके यूज़ करना था जो कि हमने बहुत पहले डेवलप कर ली हुई थी। तो हमने कहा कि ये इसकी जगह पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यानी ये वो स्ट्रेस लेवल है जिस पे बॉन्ड की वजह से फेलियर होगा, वो बॉन्ड की वजह से फेलियर जिस स्ट्रेस पे होना है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की स्ट्रेंथ और कुछ जियोमेट्रिक पैरामीटर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास LD की इक्वेशन बन गई। फिर हमने एक और चीज़ ऐड कर दी, हमने कहा कि अगर ये जो कंक्रीट है सराउंडिंग दी बार जिसके अंदर उसका इन्फ्लुएंस जाएगा, अगर हम CB जो डायमेंशन है उसको 1.5 टाइम्स DB एज्यूम कर दें तो ये LD की वैल्यू इस फॉर्म में बन जाएगी FYDB 24 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम। यानी इसका सादा सा मतलब क्या बनेगा, एक बार जिसकी डायमीटर जिसका बड़ा होगा आपको उसके लिए बड़ी डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा उसको एम्बेडमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर उसका ग्रेड ज़्यादा है, यील्ड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वो फोर्स उस बार ने जब यील्डिंग पे पहुंचना है तो वो ज़्यादा फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस कर रही होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आपको बॉन्ड स्ट्रेसेस जो कि आपके साइड पे हेल्प कर रही होंगी, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी जितनी कि वो उसका ग्रेड ज़्यादा होगा। अंडर रूट ऑफ FC प्राइम आपको सिंपल ये बता रहा है कि जितनी अगर उसके सराउंडिंग कंक्रीट है, वो उस बार के सराउंडिंग में जितनी ज़्यादा कंक्रीट होगी यानी स्ट्रॉन्गर कंक्रीट होगी जो ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस सस्टेन कर सकें, तो उतना आपको कम डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होगी, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड जो फेलियर है उसमें बेसिकली कंक्रीट क्रैक होती है। तो कंक्रीट की जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी आपको डेवलपमेंट लेंथ आपको कम रिक्वायर्ड होगी। सो ये फाइनली हमने फिर उन अजम्पशंस को लिस्ट डाउन कर लिया। सो ये मैं चाह रहा था कि एंड में आपके साथ इसकी समरी शेयर कर लूँ। नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ACI की इक्वेशंस और उनका बैकग्राउंड तो हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर दिया, लेकिन उन पैरामीटर्स का क्विकली हम बैकग्राउंड लेंगे और फिर हम देखेंगे कि ACI की करंट स्टेट ऑफ द आर्ट क्या इक्वेशंस हैं डेवलपमेंट लेंथ, टेंशन डेवलपमेंट लेंथ की, और फिर हम आगे जाके कंप्रेशन डेवलपमेंट लेंथ को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।